इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो शहरों और कस्बों में आजीविका के पूरे ढांचे को समझना है। बहुत ही जरूरी विषय है ये। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो स्रोतों का भंडार है, उसमें यूपीएससी तैयारी के नोट्स हैं, एनसीईआरटी कक्षा 6 नागरिक शास्त्र, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मोहुआ की रिपोर्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और नीति आयोग के प्रकाशन शामिल है। मतलब डेटा की कोई कमी नहीं है हमारे पास आज। एकदम नहीं। और हमारा उद्देश्य बस यही समझना है कि किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था असल में कैसे चलती है, औपचारिक और अनौपचारिक कामगारों के बीच जो फर्क है वो क्या है। और शहरी विकास के लिए इसे जानना क्यों जरूरी है? हाँ, तो मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूंगी। शहर को ना एक बहुत विशाल मशीन की तरह समझे, एक ऐसी मशीन जहां हर कामगार एक छोटा सा पुर्जा है। दिलचस्प है। अब इस मशीन के कुछ पुर्जे तो एक बहुत सुरक्षित मजबूत कवर के अंदर रखे गए हैं, उन पर कोई खरोच नहीं आती। लेकिन जो बाकी पुर्जे हैं, या कहें ज्यादातर पुर्जे, वो बाहर धूल धूप और बारिश में खुले पड़े हैं, बिल्कुल बिना किसी सुरक्षा के। बिल्कुल। तो जो पुर्जे सुरक्षित कवर के अंदर हैं, वो है हमारा औपचारिक क्षेत्र या फॉर्मल सेक्टर। और जो पुर्जे बाहर धूल फांक रहे हैं, वो हमारा अनौपचारिक क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि यह विषय न सिर्फ परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं है, मतलब ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने के लिए काफी है। सही कहा। क्योंकि अगर हम आपके इस मशीन वाले रूपक को आगे बढ़ाएं, तो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े एक बहुत ही मैं कहूँगा कि चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आंकड़े? जब हम कामगार या नौकरी पेशा शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक ऑफिस, एक डेस्क, एक लैपटॉप। हाँ, और महीने के अंत में आने वाली सैलरी। बिल्कुल। लेकिन डेटा हमें बताता है कि भारत की कुल वर्कफोर्स का लगभग 80 से 90% हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है। ओहो, 80 से 90%? हाँ, यानी वो जो सुरक्षित कवर वाले पुर्जे हैं ना, वे सिर्फ 10 से 15% ही हैं। बाकी की पूरी मशीन उन खुले और असुरक्षित पुर्जों पर चल रही है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल है। और अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब ये है पूरी तरह से असंगठित होना। यहाँ कोई नियमित नौकरी नहीं होती, निश्चित वेतन का तो सवाल ही नहीं उठता। और पीएफ या पेंशन जैसे लाभ? वो सब तो एक सपने जैसा है उनके लिए। कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। अगर अनौपचारिक क्षेत्र में इतनी अनिश्चितता है, इतना जोखिम है और कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, तो ये शहरी आजीविका का सबसे बड़ा हिस्सा कैसे बन गया? बहुत वाजिब सवाल है। मतलब क्या लोग सुबह उठकर खुद ये तय करते हैं कि चलो आज बिना किसी सुरक्षा के सड़क किनारे एक ठेला लगाते हैं, जहां से उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है? क्या ये उनकी पसंद है या मजबूरी? नीति आयोग के प्रकाशन और पलायन या कहें माइग्रेशन से जुड़े आंकड़े इस बात को बहुत साफ तौर पर समझाते हैं। ये बिल्कुल भी कोई चॉइस या पसंद का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? इसे समझने के लिए हमें शहर की इस चमक दमक से थोड़ा दूर देखना होगा, उन गांवों और छोटे कस्बों की तरफ जहां से ये पूरी वर्कफोर्स आ रही है। मैं समझ रही हूँ। जब कृषि क्षेत्र में संकट आता है या जब जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर एक पूरे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता, तो लोग काम की तलाश में बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, जिसे हम अक्सर माइग्रेशन कहते हैं। हाँ, इसे अर्थशास्त्र में पुश फैक्टर कहते हैं। गांव की गरीबी उन्हें बाहर धकेलती है, लेकिन जब वे शहर पहुंचते हैं तो औपचारिक क्षेत्र के दरवाजे उनके लिए खुले नहीं मिलते। क्योंकि वहां तो पहले ही जगह कम है। बिल्कुल। उस सुरक्षित कवर के अंदर जगह बहुत सीमित है, और वहां जाने के लिए उच्च शिक्षा, कोई डिग्री या विशेष कौशल चाहिए होता है, जो इन प्रवासियों के पास अक्सर नहीं होता। तो वे उस सुरक्षित कवर से टकराकर वापस गांव लौट जाने के बजाय बाहर खुले में ही अपना कोई रास्ता बना लेते हैं। एकदम सही। शहर का जो अनौपचारिक क्षेत्र है, वो एक विशाल स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज? हाँ, एक स्पंज। ये उस सारी श्रम शक्ति को सोख लेता है जिससे औपचारिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह नकार देती है। जीवित रहने की इसी जद्दोजहद में वे लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं, या निर्माण स्थलों पर मजदूरी करते हैं। बिल्कुल, या फिर घरों में साफ सफाई का काम करने लगते हैं। ये उनके लिए एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अगर वैसा ना करें तो वे भूखे मर जाएंगे। तो अनौपचारिक क्षेत्र का इतना बड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं है। एकदम नहीं। ये इस बात का सबूत नहीं है कि ये सेक्टर बहुत आकर्षक है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था में
अच्छे और सुरक्षित रोजगार पैदा करने की क्षमता अभी भी बहुत कम है। उस मांग के मुकाबले जो गांवों से शहरों की ओर आ रही है, बिल्कुल सही। मांग बहुत ज्यादा है और सुरक्षित नौकरियां बहुत कम। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस पंज वाले विचार को एनसीईआरटी कक्षा 6 के नागरिक शास्त्र के नोट्स से जोड़ते हैं ना, तो तस्वीर और साफ होती है। वो कैसे? एक तरफ हम इतनी बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनसीईआरटी हमें सीधे सड़क पर ले जाकर उन लोगों के असली चेहरे दिखाती है। हाँ, उसमें केस स्टडीज दी गई हैं। बिल्कुल। नोट्स में सड़क विक्रेताओं का जिक्र है, स्ट्रीट वेंडर्स जो फल, सब्जियां या फिर सड़क किनारे प्लास्टिक का सामान बेचते हैं। जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। हाँ, हम रोज उन्हें देखते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें शहर के ट्रैफिक या भीड़ के रूप में देखते हैं। हम हॉर्न बजाते हैं और उन्हें किनारे हटने को कहते हैं। सही कह रही हैं आप। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि वे अर्थव्यवस्था को चलाने वाले कितने महत्वपूर्ण पहिए हैं। पुलिस उत्पीड़न और बेदखली का जो डर वे रोज झेलते हैं, वो ये बताता है कि सिस्टम उन्हें एक समस्या मानता है, समाधान नहीं। और इसी अदृश्यता का, या कहें नजरअंदाज किए जाने का नतीजा है मजदूरों का शोषण। एनसीईआरटी के नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन स्ट्रीट वेंडर्स को रोजाना पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और अपनी जगह से हटाए जाने का डर भी, जिसे इविक्शन कहते हैं। हाँ, उनका काम अक्सर अतिक्रमण या गैर कानूनी गतिविधि मान लिया जाता है। जबकि वे सिर्फ अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें कोई कानूनी मान्यता नहीं मिलती। और बात सिर्फ सड़क विक्रेताओं की नहीं है, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की भी है। एकदम सही। जो लोग उद्योगों में काम करते हैं, हम सोचते हैं कि वो सुरक्षित होंगे, लेकिन वहां भी अनौपचारिक काम का एक अलग रूप मौजूद है। मतलब फैक्ट्री के अंदर भी इनफॉर्मल वर्क। बिल्कुल। मजदूरों को अक्सर पीस रेट पर या दिहाड़ी पर रखा जाता है। काम के घंटे 10 से 12 घंटे तक खिंच जाते हैं। और मुझे यकीन है ओवरटाइम का कोई पैसा नहीं मिलता होगा। शायद ही कभी मिलता हो। और सबसे बड़ी बात, उन्हें बिना किसी नोटिस के कभी भी काम से निकाला जा सकता है। ओहो, ये तो पूरी तरह से शोषण है। और इस असुरक्षा का सीधा असर उनके रहने की स्थिति पर पड़ता है, जो कि शहरी विकास और आवास की कमी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है, अगर आमदनी पक्की नहीं है तो वो रहेंगे कहाँ? यही तो बात है। जब एक कामगार की आय इतनी अनिश्चित है और इतनी कम है कि उससे सिर्फ 2 वक्त का खाना जुड़ सकता है, तो वो शहर में एक साफ सुथरा घर कैसे किराए पर लेगा? घर खरीदना तो बहुत दूर का सपना हो गया। बिल्कुल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की रिपोर्ट्स जब शहरी मलिन बस्तियों या स्लम क्षेत्रों का विश्लेषण करती हैं, तो एक बड़ी बात सामने आती है। क्या बात सामने आती है? यही कि झुग्गियां या स्लम कोई अलग थलग समस्या नहीं है। ये मलिन बस्तियां इसी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक सीधा बाय प्रोडक्ट हैं। अच्छा, मतलब कम वेतन का सीधा नतीजा है ये झुग्गियां। एकदम। अगर आप किसी इंसान को उसके काम के लिए इतनी कम मजदूरी देंगे कि वो रियल एस्टेट मार्केट में एक छोटा सा कमरा भी ना ले सके, तो वो क्या करेगा? वो मजबूरन नालियों के किनारे या रेलवे ट्रैक के पास टेंट लगा कर रहेगा। बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं कि शहर गंदे हो रहे हैं। ये तो एक ऐसा चक्र है जो लगातार खुद को दोहरा रहा है। कम वेतन, नौकरी जाने का डर, रहने के लिए अस्वच्छ जगह, और फिर सुबह उठकर वापस उसी असुरक्षित काम पर जाना। हाँ, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब मैं सरकारी नीतियों को देखती हूँ तो कागज पर सरकार की भूमिका तो बहुत स्पष्ट है। जैसे कि रोजगार के अवसर प्रदान करना। हाँ, रोजगार देना, कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट करना, और श्रम कानूनों को लागू करना। और न्यूनतम मजदूरी तय करना। बिल्कुल। अगर मैं इन सरकारी नियमों और श्रम कानूनों की तुलना एक सुरक्षा जाल या सेफ्टी नेट से करूं, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है। कौन सा सवाल? अगर सरकार का काम इस जाल को बिछाना है, तो अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों लोग इस जाल से नीचे कैसे गिर रहे हैं? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मतलब क्या ये जाल सिर्फ दिखावे के लिए है, या समावेशी विकास सिर्फ एक किताबी शब्द बनकर रह गया है? जाल मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो उस सबसे बड़े वर्ग को अपने दायरे में लेता ही नहीं है। मैं समझी नहीं, कैसे? इस छेद के पीछे की कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई दुर्घटना नहीं है कि लोग इस जाल से बाहर गिर रहे हैं। तो क्या ये जानबूझकर किया गया है? कई मामलों में ये एक संस्थागत तरीका बन चुका है। उदाहरण के लिए आप ठेकेदारी प्रथा या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ही ले लीजिए। जैसे किसी कंपनी में गार्ड्स होते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी चमचमाती हुई इमारत है। अब उस इमारत की सफाई करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वे उस कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। अच्छा,
वे किसी एजेंसी के जरिए आते हैं। हाँ, कंपनी ने एक थर्ड पार्टी वेंडर या ठेकेदार को वो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। ओहो, मतलब कागज पर उस मजदूर का और उस बड़ी कंपनी का आपस में कोई सीधा लेना देना ही नहीं है। एकदम सटीक समझे आप। और यहीं से वो कानूनी सुरक्षा का जाल टूट जाता है। क्योंकि कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बची। बिल्कुल, क्योंकि वो मजदूर ठेकेदार का कर्मचारी है। कंपनी उस मजदूर को पीएफ या पेंशन देने के लिए बाध्य नहीं है और ठेकेदार अक्सर नियमों की परवाह नहीं करता। वो तो बस अपना मुनाफा देखेगा। हाँ, वो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे देता है। अगर मजदूर आवाज उठाता है तो ठेकेदार उसे निकालकर किसी और को रख लेता है। ये तो बहुत ही गलत है। और ऐसा सिर्फ सफाई कर्मचारियों के साथ नहीं होता। आज के दौर में जो गिग इकोनॉमी है ना, जैसे फूड डिलीवरी एप्स, हाँ, जो हमारे घरों तक खाना पहुंचाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने एक नया ही शब्द गढ़ दिया है। वो इन्हें पार्टनर कहते हैं। डिलीवरी पार्टनर्स। हाँ, वे कहते हैं कि ये डिलीवरी करने वाले हमारे कर्मचारी नहीं है, बल्कि हमारे स्वतंत्र पार्टनर हैं। ये तो शब्दों का बहुत ही चालाकी भरा खेल है। ना? एक शब्द बदल के आपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिश्ते को ही खत्म कर दिया। और जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर कानूनी जिम्मेदारी कैसी? बिल्कुल, और यही वो तंत्र है जिसके जरिए लाखों लोग न्यूनतम मजदूरी के कानून से पूरी तरह बाहर कर दिए जाते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि यूपीएससी के नोट्स में समावेशी शहरी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर इतना जोर क्यों दिया गया है। हाँ, नोट्स कहते हैं कि समावेशी शहरी विकास के लिए अनौपचारिक श्रमिकों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। क्योंकि विकास सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाने से नहीं होता। बिल्कुल नहीं। विकास तब समावेशी होता है जब उस एक्सप्रेसवे को बनाने वाले मजदूर के पास भी एक सुरक्षित जीवन हो। जब तक इस विशाल वर्ग को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती, सच्चा आर्थिक विकास संभव ही नहीं है। एकदम सही, ये सिर्फ एक भ्रम है। यहाँ मुझे एक और बात महसूस हो रही है। जब हम कहते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र अलग है, तो ये पूरी तरह सच नहीं लगता मुझे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि हमारे स्रोत खुद बताते हैं कि अनौपचारिक कामगार उद्योगों और सेवाओं का समर्थन करते हैं। मतलब वे लगातार औपचारिक क्षेत्र को सहारा दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि वे पूरे शहर को सब्सिडी दे रहे हैं। और इस तर्क को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? अक्सर लोग मानते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था पर एक बोझ है। हाँ, लोग कहते हैं कि ये टैक्स नहीं देते। बिल्कुल, लेकिन असलियत इसके उलट है। जो व्यक्ति एक वातानुकूलित दफ्तर में बैठकर मोटा पैकेज कमा रहा है, वो शहर में आराम से इसलिए रह पा रहा है क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र उसे बहुत सस्ती सेवाएं दे रहा है। जैसे घर में काम करने वाली बाई। हाँ, जो बहुत कम वेतन पर बर्तन साफ कर रही है। ऑफिस के बाहर जो चाय या खाना मिल रहा है, वो सस्ता इसलिए है क्योंकि वो वेंडर अपनी मेहनत का पूरा दाम नहीं ले पा रहा है। या फिर वो रिक्शा चलाने वाला जो हमें मेट्रो स्टेशन तक सस्ते में छोड़ देता है। बिल्कुल। मतलब शहर में रहने का जो खर्च है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसे कृत्रिम रूप से कम रखने का सारा बोझ इन्हीं अनौपचारिक कामगारों के कंधों पर डाल दिया गया है। एकदम सही विश्लेषण किया है आपने। अगर वे अपने काम की सही कीमत मांगने लगे या उन्हें पीएफ मिलने लगे, तो शहर में अचानक से कितनी महंगी हो जाएगी ना। और यही वो कड़वा सच है जो आर्थिक सर्वेक्षण और नीति आयोग की रिपोर्ट्स के पन्नों के बीच कहीं छुपा होता है। हमारी अर्थव्यवस्था का जो डिजाइन है, उसका मुनाफा ही इस बात पर टिका है कि श्रम सस्ता रहे। जब उद्योगों को सस्ता श्रम मिलता है, तभी उनका मुनाफा बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनौपचारिक क्षेत्र का कमजोर रहना ही कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है। हाँ, इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को बदलना इतना मुश्किल है, क्योंकि इस स्टेटस को में बहुत से लोगों का आर्थिक फायदा छुपा हुआ है। तो आज की इस लंबी और बहुत ही गहन चर्चा से हमने जो सीखा है, वो हमारे आसपास के शहरों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल और मॉल से नहीं बनते। शहर की असली बुनियाद उन लाखों अदृश्य हाथों पर टिकी है जो रोजाना बिना किसी गारंटी के काम कर रहे हैं। और हमने ये भी समझा कि सिर्फ कागज पर नियम बनाने से कुछ नहीं होता। हाँ, जब तक वे नियम जमीन पर उन लोगों तक न पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनर के नाम पर लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से दूर रखा जाता है। मेरी राय में इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि नीतियां हवा में नहीं बन सकती। सही कहा। जब नीतियां बनती हैं, तो वे अक्सर उस 10% सुरक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर ही बन जाती हैं। एक सड़क किनारे बैठे मोची को उस कागजी कानून में कैसे फिट किया जाए, ये नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक उस स्पंज में काम करने वाले लोगों की जिंदगी में स्थिरता नहीं आती, तब तक हमें एक विकसित शहर का दावा तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते।
तो आज के इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो शायद उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। हमने पूरे समय चर्चा की कि अनौपचारिक कामगार किस तरह हाशिए पर हैं, हाँ। वे कितने असुरक्षित हैं। और सिस्टम उनके लिए कैसे काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन जरा एक अलग नजरिया अपना कर सोचिए। हाँ। अगर किसी दिन शहर के सभी अनौपचारिक कामगार, सड़क किनारे चाय बेचने वाले से लेकर रिक्शा चलाने वाले, घरों की सफाई करने वाले और कचरा उठाने वाले तक, अगर वे सिर्फ एक दिन के लिए काम करना बंद कर दें, हड़ताल कर दें, तो क्या होगा? पूरा शहर ठप हो जाएगा। बिल्कुल। क्या वो तथाकथित, सुरक्षित और संगठित औपचारिक क्षेत्र, वे बड़ी बड़ी कंपनियां एक दिन भी अपना काम सुचारू रूप से कर पाएंगी? सवाल ही नहीं उठता। शायद हमें तब ये एहसास होगा कि शहर की असली ताकत उसी वर्ग के पास है जिसे सिस्टम ने सबसे कम सुरक्षा दे रखी है। जिस पुर्जे को मशीन के बाहर छोड़ दिया गया है, वही इस पूरी मशीन को रोकने की ताकत रखता है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। तो इस विषय की गहराई में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपने आसपास की दुनिया को इसी तरह नए नजरिए से देखते रहें।